विनय के साथ उपासना अरोड़ा हैं जो कि उनके साथ ये खास मेहमान हैं। हेल्थ केयर की को चेयरमैन है नीरज अंबावता के साथ तमाम उद्योगपति हैं जिनसे हम इंडस्ट्रीज पर उद्योगों पर बात करेंगे। और चंडीगढ़ में हमारे संवाददाता रवि चंदेल हैं। तो सबसे पहले विनय आप ही के पास आते हैं क्योंकि कोविड के बाद हम कह सकते हैं अभी अभी पूरा विश्व जो है, भारत तो उभरा ही है कोविड से, विश्व भी उभर ही रहा है। ऐसे में हेल्थ केयर की जो इम्पोर्टेंस है वो पूरी दुनिया ने देखी पिछले 2 से 3 सालों में। आज क्योंकि आम बजट आ रहा है, पिछले साल भी हेल्थ केयर पर फोकस था, मेंटल हेल्थ पर फोकस था, टेलीमेडिसिन पर फोकस था वित्त मंत्री का। आज के बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या उम्मीदें हैं हेल्थ केयर सेक्टर को? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा जो सवाल जो व्यवस्था चरमराई वो हेल्थ की थी। और इस बार हेल्थ को लेकर भी काफ़ी उम्मीदें हैं। अब चूंकि हमारे साथ उपासना अरोड़ा जी हैं जो कि हेल्थ से एक्सपर्ट हैं और हेल्थ केयर की को चेयरमैन भी है। तो मैं चूंकि कोविड में हमने देखा कि हेल्थ जो है और हेल्थ से जुड़ी जो चीज़ें हैं, चाहे वो दवाइयाँ हो, मेडिसन हो, ऑक्सीजन हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाने की ज़रूरत थी। इस बार बजट को लेकर क्या आप लोगों को लगता है कि हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, हेल्थ की जो एक महत्ता थी वो कोविड से पहले भी थी, लेकिन कोविड के बाद ये सबकी समझ में आ गया कि किसी भी तरह की अगर हम आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो सबसे पहले तो जनता का स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जिसको हील इन इंडिया हम लोग लॉन्च करेंगे जनवरी में एक पोर्टल के रूप में। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सख्त ज़रूरी है कि हमारे पास हेल्थ, उसके लिए बजट अच्छा हो। अगर बजट अच्छा होगा तभी हम नए अस्पताल बना पाएंगे, नए मेडिकल कॉलेज, जो कि ये सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। कई नए मेडिकल कॉलेजेस बन गए, बहुत सारी चीज़ें नई शुरू हुई हैं, लेकिन उनको एंड टू एंड तक पहुंचाने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के बजट में, क्योंकि G20 में भी अगर आप देखें तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पे पहली मीटिंग जो रखी गई थी G20 के वर्किंग ग्रुप की, वो भी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पे उसका फोकस था। तो अगर आप देखें तो स्वास्थ्य जो है वो सभी पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हिंदुस्तान जैसा देश जो कि अगर देखा जाए तो चाइना को पछाड़कर जनसंख्या में अब हम नंबर 1 हैं, तो हमारे देश में प्रिवेंटिव हेल्थ पे भी फोकस होना चाहिए ताकि लोग बीमार कम पड़ें। साथ ही साथ जो PHC, CSC जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको बहुत बेहतर होना चाहिए ताकि जो ये हमारे टर्शरी और क्वाटरनरी केयर सेंटर हैं इन पे बोझ कम हो और लोग प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं लेकर ही ठीक हो जाएं। तो इससे पूरी व्यवस्था हमेशा ठीक रहेगी। जी, क्योंकि आप हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और हेल्थ में आपने कहा कि हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करने की ज़रूरत है। कोविड में जिस तरह से व्यवस्था भी चरमराई, कितना मान के चल रहे हैं कि क्या बढ़ोतरी की जाएगी, मतलब एक स्पेशल बजट एलोकेट किया जाएगा हेल्थ को लेकर, और कुछ खास नई चीज़ें जिस तरह से कि खासतौर पर रूरल इलाकों में हेल्थ को और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रूरल इलाकों में कुछ खास वित्त मंत्री की तरफ से मिलने वाला है? मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तो GDP इतनी कम थी हमारे लिए हेल्थ सेक्टर के लिए, लेकिन आफ्टर कोरोना और आफ्टर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है टुवर्ड्स हेल्थ केयर और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके, मुझे पूरा यकीन है कि अब हमें काफ़ी बड़ा हिस्सा मिलेगा बजट में। और रूरल पे तो बहुत दिनों से ध्यान दिया ही जा रहा है और मुझे लगता है कि अभी ये वो समय है जो अगर हम छोटे छोटे केंद्र बनाएंगे, हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेंगे, तो रूरल पे तो हमें खुद को मजबूत बनाना ही होगा ताकि शहरों में जो अस्पतालों पे बोझ बढ़ता है वो यहाँ तक ना आए और ग्रामीण क्षेत्रों में ही हम उन्हें बेहतरीन सुविधा दे पाएँ। तो इस पर पूरा फोकस होगा सरकार का, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ग्रामीण का जो बोझ है वो शहरी हॉस्पिटल में पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो। ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का बनाने की ज़रूरत है। मैं मेडिसिन की बात करते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन का एक प्रचलन बढ़ रहा है, जेनरिक मेडिसिन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। मेडिसिन में किस तरह से सरकार और भी ज़्यादा लोगों को कम रियायत पे मेडिसिन मिले, उसको लेकर कुछ खास बजट में प्रावधान किया जा सकता है? देखिए, जो हिंदुस्तान है वो वैसे भी फार्मास्यूटिकल के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के लिए मशहूर है, यहाँ तक कि वैक्सीनेशन के लिए भी मशहूर है। और ये हमने साबित किया कोरोना में, जब रिसर्च चल रहे थे हमने अपनी वैक्सीन बनाई, लगाई और सबसे ज़्यादा संख्या में हिंदुस्तान में वैक्सीन लगाई गई। तो ये जो जेनेरिक मेडिसिन है, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि समाज का वो तबका जो बहुत महंगे
जिसके पास संसाधन नहीं है, वो भी इन दवाइयों के माध्यम से खुद को पूरी तरह से ठीक कर पाता है। तो मुझे लगता है जो आयुष्मान भारत योजना आई थी, जो कि एक बहुत ही मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक यूनिक योजना है, जिसमें इतनी पॉपुलेशन को कवर किया गया, उसके साथ अगर हम जेनरिक मेडिसिन जोड़ेंगे, क्योंकि आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का कवर देता है, तो अगर अस्पताल उसमें जेनरिक मेडिसिन लगाते हैं तो वो पेशेंट कई बार और बार बार अपनी उस जो योजना है उसका लाभ उठा सकता है, ना कि हम पहली बार में ही बहुत महंगी दवाइयाँ लगाकर उसका पूरा बजट ही खत्म हो जाए। तो इस हिसाब से जेनरिक मेडिसिन पे ध्यान देना बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस पे पूरा ध्यान दे भी रही है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने वैसे भी कई बड़े अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे कि टीबी मुक्त भारत। तो अगर टीबी मुक्त भारत का सपना पूरा होता है, जिसमें मैं यशोदा अस्पताल को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, तो हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट गोद लिया और सबको न्यूट्रिशनल फूड पहुँचाया। ऐसा बहुत लोगों ने किया। तो ये एक तरीके की बीमारी से मुक्ति है भारत की। तो आप इससे ये मान के चलिए, जैसे जैसे बीमारियों का बोझ कम होगा, वैसे वैसे हम अपने स्वस्थ समाज में जेनेरिक दवाइयों के माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से समाज के विनय, हम आएंगे आपके पास दोबारा। तो हेल्थ केयर सेक्टर की क्या प्राथमिकताएं हैं, इस पर बात करते हुए उपासना अरोड़ा को हमारे दर्शक देख रहे थे। काफी कुछ किया जाना अभी बाकी है, किस तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन पर जोर होना चाहिए, ये एक उम्मीद है और ये जरूरत भी है आज के समय की, कि लोग बीमारी ना पड़े, और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ केयर की भी उन्होंने बात की। इसी बीच हम सीधे रुक करेंगे चंडीगढ़ का। हमारे संवाददाता रवि चंदेल वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि रवि चंदेल के साथ तमाम सरकारी कर्मचारी मौजूद हैं। रवि, सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद मैं मान सकती हूं कि बहुत ज्यादा होगी आज के बजट से। उनसे ही बात करते हैं और समझते हैं कि क्या चाहते हैं वो आज के बजट में, उनके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम आम बजट की बात करें तो इस बार का आम बजट जो है वो काफ़ी खास रहने वाला है। जिस तरीके से अगर मौजूदा वर्ष की अगर बात की जाए तो 2023 के अंदर जो है वो 9 राज्यों के अंदर जो है वो चुनाव होंगे और अगले वर्ष जो है वो लोकसभा के चुनाव होंगे। तो जाहिर तौर पर इस बार का जो आम बजट है, इस आम बजट से बहुत सारी उम्मीदें जो है वो हर वर्ग ने जोड़ रखी हैं। और इस समय हम चंडीगढ़ के मार्केट में है, वहाँ पर लगातार हमारे साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, प्राइवेट एम्प्लॉयज़, सेल्फ एम्प्लॉयड, साथ ही साथ बिजनेसमैन जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास ही आपको ले चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की उम्मीदें जो हैं वो बजट से लगाई हुई हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम स्वरूप है जी। ये बताएं, बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप? हम कहते हैं कि कम से कम महंगाई डाउन होनी चाहिए। महंगाई बहुत है, 1065 रुपये का सिलेंडर है और हर एक चीज़ कोई भी ऐसी नहीं जो सस्ती है। गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल है। पेट्रोल बहुत महंगा, डीजल बहुत महंगा है। तो महंगाई तो दिन ब दिन आगे जाती, पीछे तो क्या जानी है। हम तो उम्मीद करते हैं कि जो नया बजट है इसमें कम रेट होने चाहिए ताकि हर एक आदमी, गरीब आदमी रोटी पानी खा सकता है। ये बताएं, बतौर कर्मचारी किस तरीके से देखते हैं, महंगाई भत्ते को किस तरीके से देखते हैं, बाकी चीज़ों में क्या कौन सी रियायतें जो हैं आप चाहते हैं कि इस आम बजट के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर सरकारी कर्मचारियों को जो है वो दी जाए? सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी बहुत ही छूट है, बाकी तो पब्लिक के साथ ही है। जो कुछ भी है कोई खास है ना, फर्क तो है नहीं जी। हाँ जी। जी, हमारे पास और भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाय सर, माय नेम इज़ तिलक। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। बजट आ रहा है सर, 2 ही मेन मुद्दे हैं सर। एक है महंगाई, दूसरी बेरोज़गारी। महंगाई का तो ये हाल है कि आप बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल, खाने के लिए जो बेसिक सब्जी आती है, राशन आता है, वो इतना महंगा हो चुका है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेके आ रही है, दैट वी नीड टू रियलाइज़। क्या हम सेंस ऑफ रिलीफ दे रहे हैं अपने समाज में? टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। अगर पैरेलली हम प्रोडक्शन बढ़ाएं और टैक्स रिडक्शन करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू कि हम टैक्स बढ़ाते रहें। मुझे लगता है कि जीएसटी जो अभी जीएसटी अभी लग रही है वस्तुओं पे, उसके बारे में एक बार फिर से रीथिंक करने की ज़रूरत है कि उसको एक पैरेलल, अगर हम लोग पैरेलल यूनिफॉर्मिटी लेके आ सकें, राइट। इट शुड नॉट बी 28% और 5%। एक यूनिफॉर्मिटी कुड बी 10 और 12%। आप चाहते हैं कि एक स्टैग्नेट तौर पर जो है, एक स्टैग्नेट तौर पर एक जीएसटी को दायरे में लाया जाए ताकि उसका फायदा जो है वो तमाम लोगों को जो है वो मिल सके। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विकास कपूर।
ये बताएं किस तरीके से उम्मीदें जो है आम बजट को लेकर, खास तौर पर अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, अगर बात की जाए 2014 में जो है वो 2.5 लाख तक जो है इनकम टैक्स के ऊपर छूट दी गई थी, उसके बाद से लेकर अब तक जो है कोई भी रियायत जो है वो नहीं दी गई है। हालांकि इस बार उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि 5 लाख तक जो है इनकम टैक्स में रिबेट जो है वो दी जाएगी। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार आज जो बजट पेश करने जा रही है उसमें उम्मीदें तो हमेशा से रही हैं सरकार से, लेकिन निम्न वर्ग और मध्य वर्ग परिवारों के साथ जो है परिवार हैं उनका हमेशा से दम नहीं होता रहा है इस केस को लेके। 2.5 लाख 5 लाख की जो आपकी कहते हैं कि लिमिट है वो कोई ज़्यादा बड़ी लिमिट नहीं है। आज की डेट में देखिए महंगाई कितनी बढ़ रही है। सरकार टैक्सेस लगाए ज़रूर लगाए, लेकिन उसकी बढ़ोतरी इतनी परसेंटेज हाई नहीं होनी चाहिए कि लोग चोरी करने पे आ जाएं। देखो आज कितना टैक्स मिल रहा है, हमें टैक्स मिल ही नहीं रहा। कितना मिल रहा है परसेंटेज में देखिए, कितने लोग दे रहे हैं टैक्स। बहुत से लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं कि 18% नहीं है, हमने नहीं देना, हमने नहीं देना, बिना टैक्स के दे दो हमें सामान। तो वही चीज़ है, 18% की बजाय अगर आप 5-6%, 7% टैक्स ले आओ, हर कोई इंसान हंस के देगा। और निम्न वर्ग पे या खान पान की वस्तुओं पे उस पर जो है महंगाई दर भी कटौती आएगी। ये नहीं है कि आप टैक्स मत लगाओ, सरकारें कहाँ से चलानी है, देश को कहाँ से चलाना है, टैक्स के साथ ही हमने चलाना है। लेकिन मुद्दा ये है कि इतना बड़ा टैक्स देने के बाद अगर लोग कतराने लगे टैक्स देने से, तो हमारी तो बात वहीं पे आ गई। बिल्कुल जाहिर है, लाजमी है रवि कि टैक्स पेयर्स जब टैक्स देते हैं तो अपने लिए उम्मीद भी रखते हैं कि उनको बदले में वो तमाम सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जो टैक्स देने के एवज में आती हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें उस हिसाब से पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज का बजट इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। हम चलेंगे इसी बीच अपने गुरुग्राम संवाददाता नीरज अंबावता के पास, उनके साथ तमाम उद्योगपति मौजूद हैं। नीरज, उद्योगपति भी अपने तौर पर बहुत कुछ उम्मीद सरकार से करते हैं, बजट का दिन उनके लिए भी खास होता है। ऐसे में जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो सरकार से क्या चाह रही हैं, वित्त मंत्री से क्या चाह रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आज की बात करें तो मोदी सरकार का आखिरी बजट है और आम बजट पेश होना है। ऐसे में तमाम वर्गों को अपने अपने हिसाब से उम्मीदें होती है और देखना ही होगा कि आज के बजट के बाद क्या कुछ जो लोगों को उम्मीद है उन पर सरकार कितना खरा। ये उद्योग को एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है और ऐसे में उद्योग को इन्वेस्ट के साथ साथ आगे रोजगार किस तरह से उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज का बजट काफ़ी अहम माना जा रहा है। और हमारे साथ कुछ गुरुग्राम के उद्योगपति है, क्योंकि गुरुग्राम को उद्योग नगरी माना जाता है, उन्हीं से सीधा जानते हैं कि आखिरकार देश के इस आम बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं। और हमारे साथ जो है मंगला जी हैं, उनसे जानते हैं। मंगला जी, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार के आम बजट से, और अगर आपके हिसाब से बजट आता है तो उद्योग में कितना बूम आएगा और कितना रोजगार जो है युवाओं को मिलेगा? देखिए, देश की तरक्की में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है, रहा भी है, आगे भी रहेगा। आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारा जो औद्योगिक जो जितने भी उद्योग हैं वो हमेशा हमारे देश का साथ देते हैं। और आज माननीय वित्त मंत्री जी हमारे इस बजट को पेश करने जा रही हैं 11 बजे, और हमने लिखित में भी कुछ सुझाव औद्योगिक संगठन की तरफ से भेजे हुए हैं। आज पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है और बजट पर उसकी नज़र है कि किस प्रकार से भारत का बजट 2023-24 का पेश होने जा रहा है। क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, आर्थिक संकट बड़ा बना हुआ है, खाद की दिक्कत हो गई है पूरे देश में, और सभी दुनिया के जो जितने भी देश हैं वो चाह रहे हैं कि अगर भारत तरक्की करता है तो उसमें हमारे दुनिया के जो देश हैं उनको भी सहयोग मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई हमारा जो बजट है किस प्रकार का हो। हमें आशाएं हैं कि भाई अच्छा बजट हो, भारत की जो आर्थिक दृष्टि है, जो हमारा जीडीपी है वो 7% तक जाए, ऐसी भी हम आशा कर रहे हैं। रहा ये कि जो आशाएं हैं हमारी क्या हैं, हम सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक तो हमारा जो जीएसटी में सुधार होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी जीएसटी का जो हमारा टैक्स का जो स्लैब है वो बहुत ज़्यादा है। एक कॉमन मैन के लिए जो 2 व्हीलर चलाता है उस पर 28% का जो बहुत बड़ा बोझ है आम जनता के ऊपर। तो हमने माननीय वित्त मंत्री जी को ये लिखा है कि इस स्लैब को घटा दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स की मार लोगों पर पड़ रही है। दूसरा हमने ये भी कहा है कि जीएसटी के ऊपर जो
हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ता है अगर किसी प्रकार की जो समस्याएं आती हैं जीएसटी से। एक एपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए जो कि चारों तरफ से हमारे सभी औद्योगिक संगठनों की डिमांड है। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार के माध्यम से सीतारमन जी उस हमारे जो आशाएं हैं उसको पूरा करने का इस बजट में वो कोशिश करेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस की हमारे यहाँ भी जो स्लैब है वो बहुत कम है और रुपये का जो कीमत है आप देख ही रहे हैं कि आजकल कुछ पैसों में कुछ नहीं आता बाजार में। तो 10 लाख रुपए का एग्जेम्पशंस की इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की हमने सरकार से ये निवेदन किया है, वो हमने वित्त मंत्री जी को लिखा भी है। तो बिल्कुल ठीक है नीरज, हम लौटेंगे आपके पास। तो 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर वो जो इंडस्ट्री के प्रतिनिधि हैं ये बताते हुए, जो उद्योगपति हैं ये कहते हुए कि 3 खास बातें उन्होंने सरकार के सामने अपनी उम्मीद जाहिर की है। एक तो टैक्स एग्जेम्पशन की बात उन्होंने की है, जीएसटी कम करने की बात की है, उसमें रियायत की बात की है और एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात की है। आइए हम इसी बीच चलेंगे फरीदाबाद। हमारे संवाददाता दीपक गौतम वहाँ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जाहिर है आज का बजट कई मायनों में खास है क्योंकि सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। दूसरी बात ये कि जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल हो रही हैं, ऐसे में भारत मजबूती से खड़ा हुआ है तो सबकी निगाहें, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, खाली आज आम लोगों की ही उम्मीद नहीं है, निगाहें नहीं है, दुनिया भर की निगाहें हैं आज के बजट पर भारत से। तो ऐसे में जो लोग आपके साथ हैं, वहाँ का जो माहौल है वो बजट को लेकर क्या है, उनकी उम्मीदें किस हद तक उनको लगता है कि आज के बजट में सरकार पूरा कर सकती है? देखिए, बिल्कुल बजट से लोगों को बहुत उम्मीद है और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे एक बार दोबारा जानने की कोशिश करते हैं और इनसे पूछते हैं कि बजट को लेकर आखिर ये क्या सोचते हैं। सर, बजट आज 11 बजे पेश हो जाएगा, अब से कुछ देर बाद उम्मीदों का पिटारा खोलेगा, क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या होना चाहिए बजट में और किस तरह की उम्मीद है आपकी? सारे लोग महंगाई के ऊपर ही बात कर रहे होंगे इस समय मैक्सिमम, और एजुकेशन और स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का ध्यान जरा कम होगा। तो मैं स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि पिछले सालों में जो हमने देखा है कि काफ़ी क्रिकेट के अलावा कई स्पोर्ट्स में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल्स जीत के आए हैं, लेकिन पैसा हमारे सिर्फ बीसीसीआई के पास ही है और वो क्रिकेट को ही प्रोत्साहन देता है। अगर बीसीसीआई के पास अगर पैसा कुछ फालतू हो तो दूसरी स्पोर्ट्स के ऊपर भी लगाए। सरकार तो लगाएगी, लेकिन बीसीसीआई को भी चाहिए कि जैसे अब उन्होंने विमेंस क्रिकेट के ऊपर भी देना के लिए मान लिया है कि उनको भी दिया जाएगा, तो अदर स्पोर्ट्स में भी अगर करें तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल एक अलग बात आपने रखी बजट से, आपको ये उम्मीदें हैं कि इस तरीके के प्रावधान होना चाहिए उसमें? बिल्कुल होना चाहिए, स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए। अब एजुकेशन को लें तो सरकारी स्कूलों में क्या कहें, टीचर्स ही नहीं पढ़ाते, माहौल ही इतना अच्छा नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक कम से कम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, उनकी भी जैसे इन्होंने 5% EWS वगैरह के लिए रखा हुआ है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए ताकि एजुकेशन स्तर में भी सुधार हो और कुछ इस तरीके से प्रावधान मिले कि एजुकेशन में भी पैसा और प्राइवेट स्कूल्स पे थोड़ा दबाव डाल के उन पे स्वास्थ्य के ऊपर भी थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल दीपक, हम आते हैं आपके पास, एक बार फिर से आएंगे और जो लोग रह गए हैं उनसे भी उनकी उम्मीदें जानेंगे। और हालांकि एक साहब ये कह रहे थे जब आपने बातचीत शुरू की थी कि खेल पर शायद ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। हर साल जब भी बजट पेश होता है तो हर वर्ग की चर्चा होती है, हर विभाग का जिक्र होता है, उसमें जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, खेल है, सबकी बात होती है और सबका बजट जो है वो अनाउंस किया जाता है। तो निराश ना हो, उम्मीद करनी चाहिए कि खेलों पर, क्योंकि सरकार का काफ़ी ध्यान है, खेलों को बढ़ावा देने पर भी काफ़ी ध्यान है, कई योजनाएं सरकार ला चुकी है खेलों को बढ़ाने की, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उस पर आज भी फोकस होगा वित्त मंत्री का। आपके पास हम लौटेंगे दोबारा, चलेंगे यमुनानगर। हमारे संवाददाता सुनील कुमार वहां से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या चाहते हैं यमुनानगर के लोग वित्त मंत्री से आज के बजट में?
जी बिल्कुल अजीत, आपको बता दूं मैं यहाँ पर यमुनानगर में गृहिणियों के साथ आपको मुलाकात करवाऊंगा। जिस तरह से हर साल बजट पेश होता है तो जानेंगे गृहिणियों से कि किस तरह से जो है उनकी रसोई पर जो है असर पड़ रहा है। हर साल जो है जिस तरह से सबसे ज्यादा गृहिणियों को जरूरत होती है गैस सिलेंडर की, तो गैस सिलेंडर के बारे में जानेंगे कि जिस तरह से रेट बढ़े हैं तो रसोई पर जो है कितना असर पड़ा है। जी क्या नाम है आपका? सीमा सर। तो किस तरह से जो है बजट देखना चाहते हैं आप, जो पिछले सालों के मुताबिक पेश किया है सरकार ने, इस बार कैसा बजट चाहते हैं? भैया बजट ऐसे है कि अब की बार रसोई गैस इतनी महंगी होती जा रही है, हर बार बढ़ती जा रही है। हर चीज रसोई का राशन के सामान में भी हर चीज में बढ़ोतरी होती है, तो इससे बजट में गड़बड़ होती है। तो कम होना चाहिए ये चीजें, हर चीज। तो और जिस तरह सब्जियां वगैरह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब्जियों का भी यही हाल है, सब्जी का, फ्रूट का, हर चीज बढ़ती जा रही है और वो चीज ओरिजिनल चीज मिलती नहीं है सेम रेट में, तो फिर बजट उसमें भी गड़बड़ाता ही है। तो साथ ही हमारे साथ एक और गृहिणी मौजूद हैं। आप जो है जो केंद्र सरकार का जो बजट पेश होने जा रहा है उसके बारे में आप क्या चाहते हैं, कैसा बजट होना चाहिए इस बार सरकार का? हम ऐसा चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो बजट पास करे वो ऐसा हो कि जिससे आम आदमी की जेब पर भी कोई ज्यादा भार ना पड़े। सबका जो है घर का राशन, पानी, गैस सिलेंडर, इन सब चीजों से जो है इंसान के ऊपर इतना भार ना पड़े। तो रसोई के अलावा कुछ और भी आप मोदी सरकार के इस बजट में चाहती हैं? कुछ और बजट में? हाँ, बजट में ऐसा हो कि जिससे आम आदमी, जो गरीब इंसान जो है, उनके लिए भी अलग से बजट में कुछ प्रावधान किए जाएं, जिससे कि सभी लोग अपना जीवन आराम से जी सकें। जी अजीता। बिल्कुल सुनील, बहुत जल्दी से बस एक बात और पूछ लीजिए, वो ये कि क्या क्या चीज़ें ये लोग चाहते हैं सस्ती हो जाएं जिससे इनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। गैस सिलेंडर का इन्होंने जिक्र किया, किचन का जिक्र किया, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि गैस सिलेंडर के अलावा रसोई के लिए क्या क्या और चीजें जो है सस्ती होनी चाहिए? दालें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट है, आटा है, हर चीज का, चावल है, हर चीज का कम होना चाहिए। जैसे कि आटा पिछले सीजन साल में कितना महंगा होता जा रहा है, दालें हैं हर बार बढ़ती ही मिलती हैं जब भी जाते हैं राशन लेने के लिए, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन थोड़ी सी चीजों के में भी हर चीज का थोड़ा सा करके तो बजट पे असर बहुत लंबा पड़ता है। तो बर्तनों के भी दाम बढ़े हैं इन दिनों में कुछ जो है पिछले? जी हाँ जी सर, बढ़े हैं थोड़ा बहुत। तो अजीता, आपको बताऊं तो इन्होंने कहा है कि दालों के भी जो है लगातार दाम बढ़े हैं। इसके अलावा जो बर्तन जो यूज होते हैं रसोई में उनके भी दाम बढ़े हैं और सब्जियों के भी लगातार दाम बढ़े हैं। तो वो भी ये लोग जो चाहते हैं कि इस बजट में कुछ ना कुछ ऐसा हो कि रेट कम हो और महंगाई कम हो। जी अजीता। बिल्कुल, तो महंगाई का मुद्दा लगातार हम देखते आ रहे हैं कि हर वर्ग महंगाई का जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि महंगाई कम होनी चाहिए। सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, तो महंगाई से हर वर्ग त्रस्त है और सबको उम्मीद ये है कि आज जब बजट आएगा तो उनको महंगाई से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे ऐलान हो जिससे उनको महंगाई से राहत मिले। तो आप सभी हमारे साथ बनी रहिए। इसी बीच हम दो खास तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आज आम बजट आ रहा है, बस आधे घंटे का समय और है। ये दो खास तस्वीरें देखिए, आज सुबह की, आज के दिन की ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जो कि संसद भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अब से कुछ देर पहले जाते हुए, और दूसरी खास तस्वीर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। आज वित्त मंत्री केंद्र में है क्योंकि आज उनका दिन है, उनको बजट पेश करना है। और ऐसे में आज सुबह उन्होंने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तो ये बेहद अहम तस्वीर। दो महत्वपूर्ण पद, दो महिलाएं, आज का दिन वित्त मंत्री के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्होंने बजट की कॉपी सौंपी है राष्ट्रपति को, और ये परंपरा का हिस्सा है। हर साल वित्त मंत्री संसद भवन में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, उनको बजट की कॉपी सौंपते हैं और उनके साथ उस वक्त मौजूद रहते हैं जो राज्य मंत्री हैं वो और वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो। तो ये दो खास तस्वीरें
जो आज की सुबह को बयां कर रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है और इसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू हो जाएगा। और दूसरी तस्वीर, फोटो अपॉर्चुनिटी भी आज दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और जैसा कि हम बता रहे, कई मायनों में आज का दिन खास है, आज का बजट खास है। वो इसलिए क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। ये चुनावी साल है, अगले साल आम चुनाव हो जाएंगे। अगले साल जो बजट पेश होगा वो इंटरिम बजट पेश होगा। ऐसे में अगर सरकार को कुछ भी करना है, कुछ भी योजनाएं अमल में लानी है, तो ये साल बेहद अहम है उस लिहाज से। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने संवाददाता विनय सिंह का, जो दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विनय, संकेतों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम कहते हुए सुन रहे थे, उन्होंने एक तो विश्व का जिक्र किया, फिर महिला का जिक्र किया, फिर आम आदमी का जिक्र किया। 3 खास बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। अगर इसको कोई इशारा माना जाए तो क्या ये उम्मीद पालना ठीक होगा कि आज का जो बजट है वो लोक लुभावन हो सकता है, खासकर चुनावी साल है इसलिए? बिल्कुल, चूंकि बजट है और ऐसे में बजट को लेकर हर किसी को उम्मीद होती है कि बजट में कुछ खास होगा। बजट से पहले हर कोई उम्मीद लगाता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, चाहे वो आम जनता हो या फिर खास कोई हो या फिर कोई उद्योगपति हो। हर कोई बजट से उम्मीद लगाता है और उसी तरह की उम्मीदें इस बार भी लग रही है। इसके 2 मुख्य वजह हैं। एक तो इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए हर कोई चाह रहा है कि हर सेक्टर को, यहाँ पे निर्मला सीतारमण जब अपना बजट भाषण पढ़ेंगी तो हर सेक्टर को खुश करने की कोशिश करेंगी, कोई सेक्टर नाराज नहीं होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अलग अलग सेक्टर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो हेल्थ हो या फिर बात की जाए, एक मुख्य तौर पे खास तौर पे बात की जाए देश की सुरक्षा को लेकर। पिछले कुछ दिनों से देश की सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार सजग है और नए नए आयाम छू रही है। उसको लेकर किस तरह का बजट रखा जाता है। रेलवे की जिक्र करें, रेलवे एक बहुत बड़ा एक ऐसा उद्यम है, यानी कि कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा साधन है जो कि आम जनता को सुविधाएं तो देता है, साथ ही साथ सरकार की भी आय का एक बहुत बड़ा साधन है। नीरज, क्या माना जा रहा है, आज का बजट सख्त होगा या नर्म होगा, क्या उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए हर किसी की अलग अलग उम्मीदें हैं और अब से कुछ देर बाद जो उम्मीदों का पिटारा है वो खुलने वाला है। हालांकि ये तो साफ बजट के बाद ही होगा कि किसको क्या मिलेगा और किसकी क्या उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर जो है वित्त मंत्री कितना खरा उतरी। हालांकि उद्योग की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गुरुग्राम को उद्योग नगरी माना जाता है और ऐसे में तमाम उद्योगपति हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार उनको क्या उम्मीदें हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं, जब उम्मीदों का पिटारा खुलेगा तो उनकी उम्मीदें जो है कितनी रहने वाली है और किस तरह की उम्मीद। आपसे जानना चाहूंगा जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी खासकर एज ए उद्योगपति? देखिए, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री JN मंगला जी ने काफ़ी बातें तो रख दी हैं आपके सामने। उसमें मैं 3 बातें और जोड़ना चाहूँगा। एक, अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन की बात, जो कि लास्ट 2015 में हुई थी, उसके बाद से उसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं है। जो 1.5 लाख की डिडक्शन होती है वो मैं चाहूँगा कि उसकी डिडक्शन रेट बढ़ाया जाए। दूसरा, एक पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री जो एक रिसाइक्लेबल इंडस्ट्री है, आप उस पर देखिए कि स्क्रैप पे 5% टैक्स है GST, उसके बाद पेपर पे 12% है और जो आप कार्टन बनाते हैं उस पर आप 18% है। तो जब आप रिसाइक्लेबल इंडस्ट्री को एक एनकरेज कर रहे हैं तो ये कौन सा तरीका है एनकरेजमेंट का? तो मैं ये चाहूँगा कि सारी इंडस्ट्री पे, पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री पे फ्लैट 5% रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप देखेंगे कि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। आप चाहे कंटेनर की प्रोक्योरमेंट देख लीजिए या आप लॉजिस्टिक्स देख लीजिए या वेयर हाउसिंग देख लीजिए, सब चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। तो वो भी हमारी मांग है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बजट में प्रोविजन दिया जाए सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, जो एक की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर इंडस्ट्री के लिए। तो बिल्कुल, देखिए उद्योगपतियों को भी लगातार उम्मीदें हैं और कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आपको क्या उम्मीदें हैं आज के आम बजट से। वैसे तो मंगला साहब ने बहुत कुछ बता दिया, हमारे साथियों ने बताया, लेकिन मैं एक विशेष बात बोलूँगा कि स्किल डेवलपमेंट में अभी जो हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात बोलते हैं, उसमें बड़ी अलग बात है कि जो इंडस्ट्री को जो आदमी चाहिए वो आदमी नहीं है। स्किल
प्रॉपर स्किल वाले जो उनको काम कर सके वो आदमी नहीं मिलते, और ये जो आदमी आते हैं वो प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है हमारे पास, जो इंडस्ट्री बेस्ट स्किल्ड नहीं है। तो यदि स्किल डेवलपमेंट को जो डेवलप किया जाए ढंग से तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ी आवश्यकता है इन लोगों की और एम्प्लॉयमेंट में। दूसरी बात ये है कि जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे हम ये कहेंगे कि सेमीकंडक्टर्स के चिप्स बनाने के या ड्रोन से रिलेटेड या वो कुछ, उस एरिया में भी लोगों को स्किल डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे इस सेक्टर्स को आगे आ सके। और इसके अंदर में बहुत बड़ी खामी है, जिसे पूरी करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और दूसरे एक्सपोर्ट भी हमारा और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इम्प्रूव होगा। आपने कहा स्किल, देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनी है, हरियाणा सरकार ने बनाई है, उससे कितना फायदा उद्योग को? उससे फायदा है, लेकिन वो वॉल्यूम नहीं है ना। ठीक है नीरज, हम आएंगे आपके पास एक बार फिर, लेकिन इसी बीच हम चंडीगढ़ का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता रवि चंदेल चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो लगातार हर तरफ चर्चा करके निकल के आ रही हैं। महंगाई हो गई, जीएसटी हो गया, स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन हो गया, और क्या चीज़ है और क्या चाहते हैं जो लोग हैं, चंडीगढ़ की जो जनता है, आम जनता है, उसको और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिन पहलुओं को छुआ, उसके बाद से लगातार जो है वो चंडीगढ़ की जनता द्वारा जिस तरीके से, अगर हम गैस सिलेंडर्स की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जो है वो खासी हाई तौबा जो है वो चंडीगढ़ के अंदर। बिल्कुल, आपके पास हम आते हैं रवि, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बस अब से थोड़ी ही देर में पेश हो जाएगा देश का आम बजट। संसद में लाई गई हैं आम बजट की प्रतियां, कैबिनेट से बजट को मिल गई है मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री संसद भवन में मौजूद हैं। तो ये अहम खबर, अब से थोड़ी ही देर में आम बजट पेश होने वाला है। आम बजट की जो प्रतियां हैं वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं। कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी ठीक 11 बजे। कैबिनेट मंत्री संसद भवन में मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री संसद भवन में मौजूद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक क्योंकि अब से कुछ देर पहले शुरू हुई थी, इसमें कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिल चुकी है और 11 बजे बजट पेश होगा। और आइए सीधे रुख करेंगे हम अपने नारनौल संवाददाता जोगिंदर कुमार का। जोगिंदर, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपके साथ तमाम किसान मौजूद हैं और किसान जो है, जो अन्नदाता की भूमिका में है, उसकी उम्मीदों की बात अभी तक नहीं हुई है। तो जरा बात कीजिए और जानिए कि किसान सरकार से, आज के बजट से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल जीता मेरे साथ में किसान है और मैं इस समय जो गांव कसीरपुर है उस गांव में हूँ और दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर है ये गांव। यहाँ से राजस्थान शुरू हो जाता है और विशेष बात मैं आपको किसानों की बताऊं कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय भी कृषि है। कृषि पर ये किसान निर्भर होते हैं। खेती बाड़ी अगर इनकी अच्छी है तो योजनाएं भी अच्छी होती हैं। ब्याह शादी की सभी योजनाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई की योजनाएं हैं, सब किसानों को फसल के ऊपर जो निर्भर करता है। किसानों से बात करता हूं, आज बजट है और बजट को लेकर के आप लोगों को किस तरह की उम्मीद है सरकार से बजट को लेकर? हमें तो सभी यही उम्मीद है, सब्जी का 100% नुकसान हो गया। इसमें किसान तो यही चाहता है कि इसका मुआवजा भी जल्दी से जल्दी मिले। इसी के पीछे, किसानी के पीछे हम रोटी खा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये जो हुआ आपका सरसों में नुकसान था क्योंकि पाला पड़ने से, बजट तो आएगा एक साल से, अगला बजट नहीं आएगा। बजट सरकार आज लाने जा रही है, आज जो बजट है केंद्र सरकार का, उस बजट में किसान को क्या उम्मीद है, किस तरह की सहूलियत किसानों को मिलनी चाहिए? किसानों को खाद बीज में भी सब्सिडी और ज़्यादा चाहिए और ये मुआवजा मेन बात है कि जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। इससे आगे सारे काम रुक रहे हैं। खाद और बीज में सब्सिडी चाहिए और मुआवजा जल्दी मिले। और भी मेरे साथ किसान बात करेंगे,
किस तरह की सहूलियत आप उम्मीद करते हैं? किसानों की बात करें तो आपको किस तरह की उम्मीद है सरकार से? जोगिंदर, थोड़ा सा माइक को पास करिए क्योंकि वहां पर शोर बहुत ज्यादा है, जिसके चलते आवाज बहुत कम आ रही है। जी, आप किसान हैं, किस तरह की उम्मीद है आज के बजट को लेकर? किसानों का मेन एक ही मानना है, यहाँ जो किसान है उनसे हमारी बातचीत हुई, किसानों ने सीधे तौर पर भी बातचीत की कि किसानों का जो मेन है बजट को लेकर खाद और बीज में इन्हें उम्मीद है कि सरकार सब्सिडी में कहीं राहत और प्रदान करेगी और जो किसान है किसानों के लिए कुछ नई घोषणाएं सरकार कर सकती है, बजट के अंदर सरकार कर सकती है। तो किसानों को बिल्कुल सब्सिडी चाहिए किसानों को, बिल्कुल जोगिंदर। और ये हरियाणा का आखिरी छोर, आखिरी गांव का आखिरी छोर जहां हमारे संवाददाता जोगिंदर कुमार खड़े हुए हैं, और वहां के किसान की उम्मीद, हम उम्मीद करते हैं कि संसद भवन तक जरूर वो पहुंचेगी। हालांकि बजट बन चुका है, लेकिन ध्यान उसका भी रखा गया होगा सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से। चलेंगे एक बार फिर से अपने संवाददाता रवि चंदेल के पास, जो चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रवि, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो मौजूदा समय के अंदर जो है वो चंडीगढ़ के अंदर, न सिर्फ चंडीगढ़ में बल्कि साथ लगते तमाम राज्यों के अंदर जो है वो गैस सिलेंडर्स को लेकर जो है वो खासी हाई तौबा मची हुई है। गैस सिलेंडर का मौजूदा समय में जो रेट है वो 1100 रुपये है। और यदि हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना के अंदर जिस तरीके से जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी 1100 से उसके अंदर जो है मात्र 200 रुपये की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। यानी कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी 900 रुपये का सिलेंडर जो है वो आम जन को मिलता है। तो इसी पर बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जिंदर सिंह। ये बताएं किस तरीके से देखते हैं गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें आपने खास तौर पर लगाई हुई हैं कि गैस सिलेंडर्स के दामों को लेकर? गैस सिलेंडर जो इस टाइम है 1065 रुपये का हो गया, जबकि 500 रुपये का होता था। इतना महंगा होने के बावजूद गरीब आदमी गैस कैसे इस्तेमाल करेगा? हमारे लिए तो गैस सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए सारी। जाहिर तौर पर महंगाई को लेकर जो है वो खासा सवाल जो है वो आमजनों द्वारा उठाया जा रहा है कि गैस सिलेंडर के साथ साथ पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो भी सस्ती होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ है जी। मैं फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फूड इंडस्ट्री पे जितने भी टैक्सेस लगाए गए हैं, चाहे वो जीएसटी है, वो एक इक्वल टैक्स होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपके पास बिस्किट्स के ऊपर, बेकरी इंडस्ट्री से हूँ, कि बिस्किट्स के ऊपर आपके पास 12% है, ब्रेड के ऊपर इतना है और केक्स के ऊपर 18% है। तो जैसे मोदी सरकार ने किया है कि 1 नेशन 1 टैक्स, मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई 1 इंडस्ट्री 1 टैक्स होना चाहिए, कि एक इंडस्ट्री पे एक ही जैसा टैक्स हो, चाहे वो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो। बस मेरी यही डिमांड है गवर्नमेंट से इस बार बजट में। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सर मिस्टर कलसी जी। सर ऐसे ही है ना, जो देखो पहले गैस सिलेंडर 500-550 का होता है, अब 1065 रुपये का हो गया है। क्योंकि जो बेसिक नीड्स है ना वो फैसिलिटीज़ पूरी मिलनी चाहिए पब्लिक को, तभी बात बनती है। नहीं तो महंगाई इतनी बढ़ रही है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है मैनेज करना। देखिए, जाहिर तौर पर महंगाई को लेकर जो है वो खासी जो है वो आपत्ति जो है वो आमजन जता रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव। क्या चाहते हैं इस बार का जो आम बजट पेश होगा, कैसी उम्मीदें हैं, किस तरीके की रियायतें जो है वो आप चाहते हैं? आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किस तरीके की रियायतें जो है आप सरकार से चाहते हैं? सर देखिए, मध्यम वर्ग से आता हूँ तो मध्यम वर्ग को अक्सर काफ़ी उम्मीदें होती हैं बजट से। तो हर बार क्या होता है कि बहुत फ़ायदे गिनाए जाते हैं बजट के, कि मध्यम वर्ग के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। पिछले 1-2 साल से हमारा देश महामारी के दौर से गुजर रहा था, तो हो सकता है सरकार उतना नहीं कर पाई हो, लेकिन इस बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारे निर्मला जी संसद में जो भी फ़ायदे गिनवाएंगे वो धरातल पे भी दिखें, सिर्फ कागजों में ना सिमट के रह जाएं। सिर्फ इतनी मैं उम्मीद करता हूँ।
देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आमजनों द्वारा जो उम्मीद लगाई जा रही है, खास तौर पर महंगाई को लेकर और जीएसटी के जो दरें हैं, उन दरों को जो है वो स्टैग्नेट किया जाए, ताकि एक ही तरीके के टैक्स जो है वो लगाए जाए, ना कि जिस तरीके से अभी हमारी फूड इंडस्ट्री के एक बिजनेसमैन से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि एक टैक्स जो है वो लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेड्स पे जो है वो अलग से टैक्स है, केक के ऊपर अलग से टैक्स है। तो उन टैक्सेस को लेकर, जीएसटी की दरों को लेकर जो है वो खासा जो है वो परेशानी से जो है वो बिजनेसमैन को जूझना पड़ता है। इसके अलावा और भी बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगी रवि, बस बहुत कम समय अब बाकी है, 10 मिनट बाकी हैं 11 बजने में और वित्त मंत्री का पिटारा खुलने में। लेकिन इसी बीच हम चलते हैं दीपक गौतम के पास, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ बने हुए लगातार। दीपक, ये बताइए कि मध्यम वर्ग की हम लगातार सुनते आ रहे हैं, बहुत शिकायतें हैं, मध्यम वर्ग को ये लगता है कि वो निगलेक्टेड है, उसकी बात नहीं सुनी जाती। क्या सरकार मध्यम वर्ग को वोटर नहीं कंसीडर करती है? देखिए, इस बार के बजट को कई मायनों में हमें देखना पड़ेगा और कई मायनों में ये अहम होने वाला है। अहम इस लिहाज से होने वाला है कि इस साल 9 राज्यों में चुनाव है। इसके अलावा 2024 यानी कि अगला साल फिर चुनावों का है और लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बजट होने वाला है, इस बजट को राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये बजट आने वाले चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। आम लोगों को जो उम्मीदें हैं, आम लोगों को हर बार बजट से उम्मीदें देखने को मिलती हैं। आम लोग चाहते हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों। जिस वर्ग का व्यक्ति है वो उस तरह की समस्याएं चाहता है। घरेलू जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि घर के जो खर्चे के चीज़ें हैं, घर का जो सिलेंडर है, घर के सामान जो हैं वो सस्ते हों। किसान की बात करें, किसान चाहता है अपनी तरह की चीज़ें। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो चाहता है कि जो इनकम टैक्स में डिडक्शन है वो उससे मिले, टैक्स स्लैब एक तरह से बढ़े। तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये वाला बजट बेहद खास रहने वाला है और सरकार के सामने भी ये एक चुनौती की तरह है कि किस तरह से उसे लोक लुभावन बनाना है, किस तरह से लोगों को ये एहसास कराना है कि सरकार ने आपके लिए सोचा है। कुछ 2 युवा मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात हम कंक्लूड करेंगे। आप ये बताएं कि इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो इस बार का बजट है ना, मेरा मानना ये है कि इस बार ना हेल्थ सेक्टर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर में है बहुत कम एक्सपेंडिचर होता है, जो कि और देशों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो सरकार है हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा खर्च करे, और जो इस बार हम मिलेट ईयर्स बना रहे हैं, मोटा अनाज, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ताकि जो है न्यूट्रिशियस फूड मिले, ताकि आम जनता को न्यूट्रिशियस फूड मिले। और प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज़्यादा जोर दिया जाए, ताकि और जो भी डिसीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, इसको मतलब हल किया जा सके। और बेसिक कम्युनिटीज़ जैसे कि जो डे टू डे की हमारी रूटीन की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, उनको जो भी है उनके लिए थोड़ा किया जाए सरकार की तरफ से। इतनी उम्मीद है कि सरकार ने आपकी सुनी होगी? बिल्कुल जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार सुने हमारी और आम जनता को जो है थोड़ा राहत मिले, बस जनता को राहत मिले। आप बताएं, युवा हैं आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? किस तरह की उम्मीद है आपकी, क्योंकि अब तो बहुत कम समय और बजट सामने आने वाला है? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ गीतिका। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सरकार को एजुकेशन सेक्टर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबको पता है कि कोरोना की वजह से एजुकेशन काफ़ी पीछे जा चुकी है और थोड़ा कम फोकस है सबका। तो मैं चाहती हूँ कि फिर से मतलब इवन बेटर ही हो, पहले से भी एजुकेशन बहुत पीछे जाती जा रही है। पैटर्न चेंजेस आ रहे हैं बट इतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया जाना चाहिए। लगता है सरकार ने आपकी बात सुनी होगी? सुननी तो चाहिए। ये युवाओं की आपने बात सुनी, तमाम तरीके की बात युवा कहते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे देश के लोग अलग अलग माध्यमों से अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि अब से कुछ देर बाद जब वित्त मंत्री का पिटारा खुलने वाला है तो उस पिटारे में से क्या निकलेगा, कितने लोग खुश होने वाले हैं, कितने लोग मायूस होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो उम्मीदें देखिए आम जनता की हैं और जाहिर है उम्मीदें आपको भी हैं, उम्मीदें हमको भी हैं। लेकिन आपने जैसा कि जिक्र किया था, अभी आपने कहा कि इस बार का जो बजट है वो राजनीतिक बजट होगा। ये बताइए क्या उम्मीद है, रेवड़ियां बटेंगी? देखिए बिल्कुल
उम्मीद वाला जो वक्त है वो लगभग मुझे लगता है कि अब से कुछ मिनट बाद वो उम्मीद साकार होने वाली है या धूल दूसरित होने वाली है, वो तो कुछ समय बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल पूरी तरह तय है कि राजनीतिक बजट इसको पूरी तरह से माना जाएगा और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही ये बजट पेश होगा राजनीतिक दलों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया नजर आएंगी। जो पक्ष के लोग हैं यानी कि सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये बताते हुए आपको साफ तौर पर नजर आएंगे कि इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता, आम लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम किया गया है, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और पूरी तरह से लोगों को फायदा दिलाने के लिए ये बजट पेश किया गया है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आने वाला है, इसे आप भविष्यवाणी मत मानिएगा लेकिन आप ये मानकर चलिए कि बहुत पुराना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जैसे ही बजट का ऐलान होगा बजट के तुरंत बाद विपक्ष इसको पूरी तरह से राजनीतिक बजट बताता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर कहेगा कि आम जनता को कुछ नहीं मिला है, आंकड़ों की बाजीगरी की गई है और तमाम तरह की पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर मतलब चुनावी बजट होगा, लेकिन इन सबके बीच में वो आम जनता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में वो आम जनता जिसको ये तय करना है कि ये बजट उसके लिए कितने खास होने वाला है और इस पर बात पूरी तरह से सूर्य समाचार के माध्यम से लगातार लोगों को हम बताते रहेंगे, सरकार तक ये बात पहुंचाते रहेंगे जिस तरह से हम लगातार हर मुद्दे पर सरकार हम अपने दर्शकों को बता दें कि बस अब 5 मिनट का वक्त और है और 5 मिनट के बाद हम आपको सीधा संसद भवन ले चलेंगे जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। लेकिन उससे पहले चलते हैं विनय के पास। विनय, बहुत कम अब कुछ ही मिनट बचे हैं, ये बताइए आप जहां मौजूद हैं, तमाम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वहां आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, माहौल क्या कह रहा है? लोगों की उम्मीदें तो हमने सुन ली, हर किसी को तकरीबन एक जैसी ही उम्मीद है, लेकिन जहां आप मौजूद हैं वहां का माहौल ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें हो रही हैं आज के बजट को लेकर? देखिए, बिल्कुल जहां हम मौजूद हैं वहां बहुत से इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं और चूंकि हर कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में बजट भाषण शुरू होने वाला है। सबकी उम्मीदें जो हैं सकारात्मक हैं, हर कोई यहाँ पे सकारात्मक दिख रहा है। इसकी वजह ये है कि चूंकि सब ये मान के चल रहे हैं कि देश में बूम लाना है एक बार फिर से, तो उसके लिए अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग करनी है और चूंकि चुनावी साल भी है, अगले साल भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इस साल भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो उसको भी लेकर लोग मान के चल रहे हैं कि इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। और अब चूंकि हालांकि ये बजट भाषण जब पूरा पढ़ लिया जाएगा वित्त मंत्री द्वारा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन निराश हुआ है, कौन खुश हुआ है। लेकिन आज अभी की जो बात करें, जब अभी बजट भाषण शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले हर कोई उम्मीद भरी निगाहों से पार्लियामेंट की तरफ देख रहा है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि क्या जो भी जिस सेक्टर से जुड़ा हो, चाहे वो आम आदमी हो या फिर क्या हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हो या फिर एजुकेशन सेक्टर या फिर बात की जाए तो देश की सुरक्षा के लिहाज से कोई बात कर रहा हो, हर कोई चाह रहा है कि हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिले। लेकिन सभी सेक्टर को खुश कर पाना क्या वित्त मंत्री कर पाएंगी, ये भी देखना होगा क्योंकि हर किसी को खुश करना भी बहुत मुश्किल होता है। सरकार को अपना भी बजट बनाना हर किसी को खुश करना भी मुश्किल होता है, लेकिन एक अहम बात जो नहीं भूलनी चाहिए, जिसको हमको दोबारा दोहराना चाहिए, वो सबसे खास बात है कोविड। एक ऐसी वैश्विक परिस्थिति जिससे पूरी दुनिया उबर रही है। ऐसे में भारत बेशक एक बेहतर स्थिति में खड़ा हुआ है, लेकिन उसको और मजबूती देने में जो हम कह सकते हैं पैसा लगता है, या जो भी तमाम चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है, तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि आज रेवड़ियाँ बांटे सरकार, क्या ज़्यादा उम्मीद करना होगा? देखिए, उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हर सेक्टर को खुश करना यहाँ पे सरकार के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सरकार को देश चलाने के लिए एक बजट भी चाहिए होता है। तो ऐसे में बजट जो सरकार इकट्ठा करती है, सरकार के जो कोष में पैसा आता है, वो आम जनता के किसी न किसी सोर्स से ही आता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो या किसी तरह का कोई अन्य टैक्स हो। तो इस तमाम सरकार की जो बजट का होगा उसमें, इसलिए ये हम कह रहे हैं कि इस बजट जब पूरा पढ़ लिया जाएगा, बजट भाषण जब पूरा पेश कर दिया जाएगा, तो कुछ सेक्टर खुश होगा, कुछ सेक्टर नाराज होगा। जो सेक्टर नाराज होगा, जाहिर तौर पर बात है कि उनको उम्मीदों के मुताबिक उन्हें कुछ नहीं मिला होगा, इसलिए वो नाराज होगा। लेकिन सरकार की भी मजबूरी है क्योंकि देश चलाना है। बहुत से सेक्टर हैं, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको मजबूती देना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि जिस तरह से कोविड के समय देखा गया कि रूरल क्षेत्रों में खास तौर पे जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो चरमराई हुई थी, बाकायदा जो अर्बन जो इलाके हैं वहाँ भी व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी। तो इन सभी का तालमेल बैठाए रखना और सभी बड़ी चुनौती है विनय, ये सरकार के सामने आज एक बैलेंसिंग एक्ट करना होगा और देखना होगा कि कितनी खूबसूरती से ये बैलेंसिंग एक्ट वित्त मंत्री
कर पाती हैं उन्होंने किया है, क्योंकि लोगों को भी खुश करना है, चुनावी साल भी देखना है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में तमाम कदम उठाने हैं।